हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अब हम आपके लिए टेंस का पूरा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो हम चाहते थे कि एक ही वीडियो में पूरे 12 टेंसेज आपको बता दिए जाएं, बट फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है और जिसकी वजह से वीडियो को अपलोड करने में नेटवर्क की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो हम एक एक टेंस को हम देखेंगे एक एक वीडियो में, वो भी फुल डिटेल के साथ। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या फिर आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको टेंसेस ज़रूर आने चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे इंग्लिश का। बिना टेंस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। और टेंस के भी पहले आपको जो भी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये टेंस होता क्या है। व्हाट इज़ टेंस? अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए टेंस क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? बहुत से लोग कहते हैं कि टेंस क्या है, टेंस का मतलब काल, और काल यानी समय। तो अगर टेंस और समय, टेंस और टाइम ये दोनों सेम होता तो ये दो नाम इसके क्यों रखे गए होते? यानी कि आप व्हाट इज टाइम के जगह पे पूछ सकते थे व्हाट इज टेंस, ऐसा भी कह सकते थे। यानी कि टेंस और टाइम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये टेंस क्या होता है आप इस तरीके से बता सकते हैं कि टेंस इज अ कॉम्बिनेशन, टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या होता है, तो आप बताएंगे कि टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम। यानी कि जो टेंस है ये एक एक्शन यानी एक काम और उसके समय का कॉम्बिनेशन है। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी एक्शन किस टाइम में हुआ या फिर वो किस फेज में है, ये भी पता चलता है। फ्रेंड्स, आपको किसी भी एक्शन के 3 फेज भी बताए गए हैं कि कोई भी एक्शन स्टार्ट होता है, कुछ टाइम तक प्रोसेस में रहता है और उसके बाद एंड हो जाता है। तो टेंस से हमें ये भी पता चलता है कि कोई जो एक्शन है वो अभी प्रोसेस में है यानी कि चल रहा है, या फिर वो समाप्त हो चुका है, या फिर वो होने वाला है। ये सारी चीज़ें, एक्शन का जो फेज है और उसका जो टाइम है, ये दो चीज़ें हमें टेंस से पता चलती हैं। यानी कि वो एक्शन किस स्टेज में है और किस टाइम में हुआ। यानी कि फ्रेंड्स, अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो वो किसी भी टेंस का सेंटेंस नहीं हो सकता है। अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो वो किसी भी टेंस का वाक्य नहीं है। अब जैसे कहना हो कि एक जंगल में एक शेर था, एक जंगल में एक शेर था, तो यहाँ पे जंगल में शेर के केवल होने की बात हो रही है, उसके द्वारा कौन सा एक्शन हो रहा था ये इसमें बात नहीं हुई है। तो जब भी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा तो वो किसी भी टेंस का सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि उसको एक सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं सबसे पहला टेंस हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और देखिए, इसका जो पहचान है, जो आइडेंटिफिकेशन है, ये आपको बताया जाता है कि जब हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहू ये सब आते हैं, तो वो जो सेंटेंस होता है हिंदी का, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा होता है। जब भी हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहू ये सभी चीज़ें आती हैं, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। लेकिन फ्रेंड्स, केवल आपको बस इसी पे डिपेंड नहीं रहना है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये ज़्यादातर सेंस पे डिपेंड करता है। आपको ये भी समझना होगा कि ऐसे कौन से टाइप के एक्शन होते हैं, हम ऐसे कौन से एक्शन की बात करते हैं जब लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर प्रेजेंट टाइम में कोई काम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में अगर कोई काम चल रहा है, तो ऐसे काम को जब हम बताते हैं तो लास्ट में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह खा रहा है, अभी इस समय कोई क्या कर रहा है, ये बताएंगे जब, तो लास्ट में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। तो ये तो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको ये भी समझना होगा कि ये रहा है, रही है लास्ट में कब आता है। ऐसे यहाँ भी आपको देखना है कि किस टाइप के सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। जब भी हम सेंटेंस में किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में बार बार होता है,
कोई भी एक एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में बार बार होता है, जब हम उसकी बात करते हैं तो वहां पे लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। जाता हूं का मतलब ये नहीं कि एक ही बार गया था। जाता हूं का मतलब है मैं रोज स्कूल जाता हूं, मैं अक्सर जाता हूं। ये जो जाने का काम है, स्कूल जाने का काम, ये अक्सर होता है। जैसे वो पूजा करती है, यानी कि ये पूजा करने का भी काम वो बार बार रिपीट करती है। तो जब भी सेंटेंस में किसी ऐसे एक्शन की बात होती है जो प्रेजेंट टाइम में बार बार होता है, तो लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, ये सब आते हैं। आई होप इसका पहचान क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हर टेंस में हम कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? डू या डज का यूज करते हैं। वास्तव में ये डू ही रहता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है कि जब भी सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसलिए जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम डू का सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं, जो कि क्या होता है? डज होता है। आपको बताया गया था कि जैसे नाउन में एस ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, वैसे ही वर्ब में एस ई एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पे डू में जब ई एस लगा तो ये इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो जब भी सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बस केवल एक ही बात आपको याद रखना है कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। दो टेंसेज में, स्टार्टिंग के जो दो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद V1 या फिर V5 आपको लिखना होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड लिख देना है। तो बस यही इसका फॉर्मूला है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आप देखेंगे सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं। अगर वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको V5 का यूज करना होगा, यानी SES वाले फॉर्म का यूज करना है। और अगर वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो आपको सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, बेस फॉर्म लगानी है, और उसके बाद अदर वर्ड जो भी होगा उसको लिखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे है वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे है मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूं, मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूं। तो ये दो सेंटेंस हम यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, वह रोज स्कूल जाता है, इसमें जाता है, ता है लास्ट में आया, समझ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसमें ना तो कहीं पे नहीं है ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो ये अफर्मेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, कैसे पता करना है? कौन लगा के। कौन जाता है, आंसर मिला वह जाता है। पहले आपको लिखना है वह जाता है, तो वह के लिए हो जाएगा ही, और जाता है के लिए आपको यहाँ पे गो या फिर गोज, दोनों में से कोई एक लगाना है। इसके लिए आप देखेंगे क्या इसका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं। सबसे पहले आप इसका पर्सन देख लीजिए, तो मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, तो वह हो गया थर्ड पर्सन, यानी कि वह थर्ड पर्सन है। और वह का यूज हम केवल एक ही पर्सन के लिए करते हैं, यानी कि ये सिंगुलर भी है। जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसमें आपको SES ऐड करना होगा। और अगर लास्ट में O आता है, X आता है, CH आता है, SH आता है या फिर डबल S आता है तो वहां पे आपको ES ऐड करना होता है। इसलिए यहाँ पे गोज हो गया, ही गोज। अब कहाँ जाता है? टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। और कब जाता है? रोज, लास्ट में लिखेंगे डेली। ये हो गया ही गोज टू स्कूल डेली। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो इसका बेसिक रूल है यही आपको बता रहे हैं, और इसके बाद हम और भी सेंटेंसेस देखेंगे, थोड़े एडवांस टाइप के सेंटेंस भी देखेंगे। अगला है मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूं, मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूं। सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें। तो आप कौन लगा के क्वेश्चन करेंगे, कौन पूरा करता है, आंसर मिला मैं, यानी कि सब्जेक्ट इसमें आई है। तो पहले यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे आई। अब देखिए ये क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले अगर आप पर्सन ही देख लेते हैं तब भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें SES लगाना है कि नहीं लगाना है। तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन और SES लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ।
और ये फर्स्ट पर्सन है, यानी कि यहाँ पे SES लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब पूरा करने के लिए यहाँ पे या तो आप कंप्लीट लिख सकते हैं या फिर आप सीधे डू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पूरा करता हूँ, आई कंप्लीट। क्या पूरा करता हूँ? अपना गृह कार्य। तो आई के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? माई लिखते हैं। हो गया माई होमवर्क। ये हो गया आई कंप्लीट माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ। तो इसके अफर्मेटिव में बस आपको यही ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर होगा तो जो वर्ब आप लिख रहे हैं उसका सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, यानी कि SES उसमें ऐड करेंगे। और अगर वो फर्स्ट पर्सन का होता है आई या वी, या फिर सेकंड पर्सन हो यू, या फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल हो जैसे दे हो गया, या फिर चिल्ड्रेन हो गया, पीपल हो गया, तो प्लूरल है ये सभी थर्ड पर्सन, तो वहाँ पे आप सीधे वर्ब की बेस फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। जैसे हो गया आई कंप्लीट माई होमवर्क। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, केवल इसके अफर्मेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज़ नहीं करते हैं। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस है उसमें अगर नॉट का यूज हम कर रहे हैं तो नॉट कभी अकेले नहीं आएगा, नॉट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर कहना हो कि राधा मधुर गीत नहीं गाती है, राधा मधुर गीत नहीं गाती है, तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? राधा के बारे में, तो सब्जेक्ट हो गया राधा। और इसके बाद इसमें आपको नॉट का यूज़ करना है, और नॉट कभी अकेले नहीं आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट आता है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाना है। और राधा कौन सा पर्सन है? मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकेंड पर्सन, तो राधा हो गई थर्ड पर्सन। और राधा एक ही लड़की है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाला आएगा हेल्पिंग वर्ब जिसमें SES लगा है, यानी कि राधा के साथ क्या आना चाहिए? डज आना चाहिए। तो हो जाएगा राधा डज नॉट। अब गाती है, वर्ब इसका सिंग है। जब भी हम डू डज का यूज कर देते हैं तब उसमें आपको जो मेन वर्ब है उसमें SES लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर सेंटेंस में डू डज का यूज हुआ है तो चाहे सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, या फिर थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही क्यों ना हो, तो मेन वर्ब में SES ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि वही SES डू में आ जाता है तब ये डज होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो क्या राधा डज नॉट सिंग, राधा नहीं गाती है क्या? मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग। तो सेंटेंस हमारा बन गया राधा डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे तुम अपने मित्रों की मदद नहीं करते हो, तुम अपने मित्रों की मदद नहीं करते हो। अब यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यू है इसमें, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, और इसके साथ आना चाहिए डू नॉट या डज नॉट। अब देखेंगे यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन के साथ किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। SES वाला फॉर्म नहीं आएगा, डज नहीं आएगा। तो हो गया यू डू नॉट, यू डू नॉट। और इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है? मदद करना, तो हो जाएगा हेल्प। यू डू नॉट हेल्प, तुम मदद नहीं करते हो, किसकी? अपने मित्रों की। यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो अपने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? योर लिखेंगे, योर फ्रेंड्स। अपने की जो अंग्रेजी है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लिखी जाती है। यहाँ पे सब्जेक्ट आई था तो अपने के लिए माई लिखा गया, यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो अपने के लिए योर लिखेंगे। उसी प्रोनाउन का जो पॉजेसिव केस होता है वो लिख दिया जाता है अपने के लिए। अगर कोई नाउन भी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो वहाँ पे हिज का यूज़ या हर का यूज़ करेंगे उसके जेंडर के अकॉर्डिंग। और अगर प्लूरल है तो वहाँ पे दियर का यूज़ करते हैं नाउन के साथ। और अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब भी इसमें कभी नहीं आ जाता है, जब इसमें नेवर का यूज़ होता है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सेंटेंस। जैसे वह मुझसे बात कभी नहीं करता है, वह मुझसे बात कभी नहीं करता है। अब इस सेंटेंस में आ गया कभी नहीं, वह मुझसे बात कभी नहीं करता है, और कभी नहीं के लिए नेवर का यूज होता है, और नेवर के पहले डू डज का यूज नहीं करते हैं। ये आपको याद रखना है कि नेवर के साथ डू डज नहीं आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ही, और इसके बाद यहाँ पे क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है
तो यहाँ पे अब नेवर का यूज कर देंगे सीधे, इसमें डू डज नहीं आएगा। और जब भी डू डज नहीं आता है तो आपको वही रूल याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस ई एस लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे इसमें कभी नहीं आ गया और कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करते हैं, और नेवर सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही लगाना है। ये हो गया ही नेवर। और फिर अब मेन वर्ब लिखना है जो कि है बात करना। बात करना की अंग्रेजी टॉक होती है, लेकिन देखिए अब इसमें डज नहीं आया है तो मेन वर्ब में एस ई एस जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यहाँ पे टॉक्स हो जाएगा, ही नेवर टॉक्स, मुझसे है तो टू मी हो जाएगा। ही नेवर टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात कभी नहीं करता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें कुछ इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होगा, सबसे पहले डायरेक्ट इंट्रोगेटिव जिसका जवाब हाँ या ना में होता है। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, जैसे क्या तुम इस स्कूल में पढ़ते हो, ये सेंटेंस हमारा है क्या तुम इस स्कूल में पढ़ते हो। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी टेंस का सेंटेंस हो अगर वो क्या से स्टार्ट है तो हम उसमें क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं। अगर क्या सबसे पहले आता है सेंटेंस में तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी जाती है बल्कि हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया जाता है। और ये क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लास्ट में ते हो आया तो इसमें डू डज को पहले कर देंगे। और भले हमें सबसे पहले डू या डज लगाना है लेकिन उसके भी पहले हमें सब्जेक्ट पे आना है कि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है यानी कि सेकंड पर्सन है तो पता चल गया यहाँ पे डू का यूज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तब डज का यूज करते, सेकंड पर्सन है सीधे डू लगा देंगे। और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, डू यू। जब भी क्या से स्टार्ट होगा सबसे पहले डू डज और फिर सब्जेक्ट आएगा। अब इसमें क्योंकि नहीं आया है इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आएगा, पढ़ते हो के लिए हो जाएगा स्टडी, डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो। अब इस स्कूल में के लिए हो जाएगा इन दिस स्कूल, डू यू स्टडी इन दिस स्कूल। तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है जब भी वो क्या से स्टार्ट होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब यहां पे देख लेते हैं, जैसे क्या मोहन अपने पड़ोसियों को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित नहीं करता है। आमंत्रित नहीं करता है, थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है ये। क्या मोहन अपने पड़ोसियों को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित नहीं करता है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या से स्टार्ट हो गया तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करना होगा। अब क्योंकि मोहन, इसके भी पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन है, और मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पे, डज आ जाएगा। और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन वर्ड तो आया ही है लेकिन साथ में नहीं भी आ गया। जब क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं भी आ जाता है तो यानी कि वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है और इसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ऐसा सभी टेंस में होता है। तो सब्जेक्ट मोहन है, इसके बाद नॉट का यूज करेंगे। अब आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है, आमंत्रित करना यानी कि इनवाइट, ये हो जाएगा डज मोहन नॉट इनवाइट, क्या मोहन इनवाइट नहीं करता है, किसे, अपने पड़ोसियों को। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो अपने के लिए क्या आएगा, हिज आएगा क्योंकि वो मेल है तो यहाँ पे हो जाएगा हिज नेबर्स, हिज नेबर्स। डज मोहन नॉट इनवाइट हिज नेबर्स, और कहाँ पे आमंत्रित नहीं करता, अपने जन्मदिन पर, तो हो जाएगा ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन पर। जब भी कोई ओकेजन होता है तो उसके पहले आप ऑन का यूज करते हैं, ओकेजन या फिर फेस्टिवल के पहले। तो हो गया डज मोहन नॉट इनवाइट हिज नेबर्स ऑन हिज बर्थडे, क्या मोहन अपने पड़ोसियों को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित नहीं करता है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और डायरेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि जब क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस। और अब हमें देखना है कि जब क्वेश्चन वर्ड्स क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, ये सब सेंटेंस के बीच में आएंगे तब उसको हम कैसे बनाएंगे।
तो यहीं पे हम उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हो गया, तुम मेरे भाई को गाली क्यों देते हो। तुम मेरे भाई को गाली क्यों देते हो, ये सेंटेंस हमारा है, तुम मेरे भाई को गाली क्यों देते हो। अब इस सेंटेंस में देखिए लास्ट में ते हो आया, इससे क्लियर हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और बीच में देखिए क्यों आया हुआ है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव है। और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाता है। ये सारे रूल सभी टेंसेस में काम आएंगे फ्रेंड्स, केवल इसी में नहीं। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। पहले क्यों की अंग्रेजी हमें लिखनी होगी वाई, और इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, डू या डज, और इसमें सब्जेक्ट यू है तो क्या यूज करेंगे, डू, हो जाएगा वाई डू यू। और इसमें नहीं तो आए नहीं है तो सीधे वर्ब लिखेंगे, गाली देना, गाली देने के लिए हो जाएगा अब्यूज, वाई डू यू अब्यूज। अब मेरे भाई को क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। तो सेंटेंस हमारा बनेगा वाई डू यू अब्यूज माई ब्रदर, तुम मेरे भाई को गाली क्यों देते हो। अब इसके बाद देखिए, अगर इसमें भी क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं भी आ जाए, या फिर कुछ और भी हेल्प क्वेश्चन वर्ड हम देख लेते हैं। जैसे अगर सेंटेंस में हु आ जाता है, जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब इस सेंटेंस में देखिए कौन क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, जो पढ़ाएगा वही सब्जेक्ट होगा, यानी जिसके द्वारा एक्शन होता है वही सब्जेक्ट होता है। और उसमें उसी के बारे में तो पूछा गया है कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, जो पढ़ाता होगा वही सब्जेक्ट होगा, यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं, जब कौन आ जाता है तो यही सब्जेक्ट की तरह काम करता है, जो क्वेश्चन वर्ड कौन है, यानी हु का ही यूज हम करते हैं एज अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कौन पढ़ाता है, जाहिर सी बात है एक ही व्यक्ति पढ़ाता होगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके बाद डू डज का यूज आपको नहीं करना है। अभी आपको बताया गया कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज आता है, लेकिन जब हु आया होगा तो इसके साथ ऐसा नहीं करना है। हु के बाद आपको सीधे मेन वर्ब लिखना है, इसको अफर्मेटिव की तरह बनाना है। जब भी हु का यूज होता है तो असर्टिव की तरह बनाएंगे, अगर उसमें नहीं भी है तो नेगेटिव के जैसे, और अगर नहीं है तो अफर्मेटिव के जैसे बनाना है। तो इसमें नहीं तो आया नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की तरह पहले सब्जेक्ट, फिर V1 या V5 और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पे हु हो गया, आप मेन वर्ब लिखेंगे पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, और पढ़ाने वाला जाहिर सी बात है एक ही व्यक्ति होगा, इसलिए यहाँ पे टीचर्स लिखेंगे, इसमें SES ऐड कर देंगे। हु टीचर्स, अब किसे पढ़ाता है, तुम्हें, तुम्हें के लिए हो जाएगा यू, और लास्ट में लिखेंगे इंग्लिश, हु टीचर्स यू इंग्लिश। अब इसके बाद देखना है कि अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं भी बीच में आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड क्यों आया हो उसके साथ नहीं भी आ जाए, तो आप क्या करेंगे, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। आपको बताया ही गया है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है।